तमाम एथनिक ग्रुप्स अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। भारत में भी जब अंग्रेज आए तो वाइट मैन बर्डन का एक मनोविज्ञान अपना फैलाने की कोशिश की उन्होंने कि जो गोरे हैं वो भारतीयों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आज पूरी दुनिया में खासकर जब गल्फ जल रहा है, मिडिल ईस्ट जल रहा है, तो एक सवाल खड़ा हो रहा है और ये सवाल खासकर इस्लामिक जो देश हैं उनके बीच तो पूरा का पूरा ये जो मामला है। मैं तमाम इस्लामिक देशों की डिबेट्स देख रहा हूँ। अल जजीरा से लेके पाकिस्तान तक में एक बहस है। वो बहस ये है कि क्या यहूदी जो कौम है वो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौम है? क्या यहूदी एक ऐसी कौम है जिसका कोई विकल्प नहीं है, जो एक तरह से अजेय है, जिसे हराया नहीं जा सकता है, जो हर हाल में पूरी दुनिया पे एक तरह से राज करने के लिए पैदा हुए हैं? ये तमाम सवाल हैं। तमाम मौलाना इस पर तकरीर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत पे में जो एक खास तरह की आइडियोलॉजी है जो हिंदू प्रभुत्व पे यकीन रखती है, वो एक तरह से यहूदियों के साथ काफ़ी इमोशनली अटैच्ड भी हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है और यहूदी इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरी दुनिया में यहूदियों की जो सफलता रही है या यहूदियों की जो तरक्की रही है वो बहुत एक तरह से कहा जाए तो माइलस्टोन तय किए हैं उन्होंने। और ये वो कम्युनिटी है जो जिसके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है पूरी दुनिया में। आप सोचिए, अभी कुछ दशकों पहले हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। दुनिया में यहूदियों ने जिस तरह के बड़े व्यक्तित्व दिए हैं वो सामान्य लोग नहीं है, वो माइलस्टोन वाले लोग हैं। यात्रा के पड़ाव में, सभ्यता के पड़ाव में, इतिहास के पड़ाव में मील का पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे, सिगमंड फ्रायड यहूदी थे, कार्ल मार्क्स यहूदी थे। अभी भी आप देखिएगा जितने भी बड़े उद्योगपति या पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, उसमें फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेके दुनिया भर के बड़े बड़े बैंकर्स और बहुत बड़े मीडिया मर्डोक जो हैं वो यहूदी हैं। अब एक सवाल है कि क्या कोई ऐसी एथनिक ग्रुप होता है जो दूसरे से श्रेष्ठ होता है? मैं आपसे कहूं, हमारे यहाँ भी जाति की जो अवधारणा है, वर्ण की जो अवधारणा है, उसका बहुत विरोध होता है। सामान्य तौर पे हमारा संविधान सभी को बराबर मानता है। अब कल कोई जाति ये क्लेम कर दे कि देखिए, और मैं बताऊं आपको, बहुत से इंटेलेक्चुअल से बात कहते हैं, कोई सामान्य लोग नहीं। मैं कहता हूं भारत में कोई जाति के किसी पायदान पे खड़ा कोई व्यक्ति, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वर्ण व्यवस्था में, मेरा तो इस पर कोई यकीन नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में तमाम लोगों को उपजातियां, जातियां और तमाम तरह की उनकी आइडेंटिटी होती है। आप अपने नाम के आगे एक उपनाम लगाते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं, ये फलाना जाति जो है वो दूसरी जाति की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है, तो सामान्य तौर पे कहा जाएगा कि ये तो बड़ी दकियानूस बात है, ये तो बड़ा पिछड़ा व्यक्ति है, ये तो बहुत घटिया सोच का व्यक्ति है। सोचा भी जाना चाहिए, बात भी सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस तरह का जातीय अभिमान एक आधुनिक दौर में, एक मॉडर्न एरा में मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इस पे यकीन नहीं किया जाना चाहिए। भाई, सामान्य अस्थि, मज्जा, मांस और उसी तरह के रक्त से मनुष्य का निर्माण होता है। अगर उसमें एक जनरलाइजेशन कर दिया जाए कि ये जाति श्रेष्ठ है, ये जाति कमतर है, तो ये अन्यायपूर्ण भी है और साइंटिफिक भी नहीं है। लेकिन दुनिया में देखने का नजरिया ऐसा ही रहा है। एक सामान्य कल्ट गढ़ा जाता है, एक सामान्य मनोविज्ञान गढ़ा जाता है।
अंग्रेजों ने भी कहा जब भारत में आए, उन्होंने कहा कि ये जो गोरे लोग हैं ये भारतीयों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वो आप पे राज करेंगे। आप असल में राज करने की योग्य नहीं है। हमारे यहाँ देश आज़ाद होने के बाद वामपंथियों ने एक इतिहास लिखा। भारत की सभ्यता जो है 10,000 साल पुरानी है। यहाँ कल्चरल जो हिस्ट्री है वो 10,000 साल पुरानी है। हम भारत का जो साम्राज्य था वो सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया जिसको आज बोलते हैं, मलेशिया, बाली, इधर आप अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत तक चले जाइए, सब जगह भारत फैला था। और आज भी जो सांस्कृतिक प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं थाईलैंड और तमाम जगहों पे। इसका मतलब जो भारतीय साम्राज्य था अशोक के दौर में और तमाम दूसरे भारतीय जो राजा हुए, उनका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला था। उसके बाद पिछले 1000-1200 सालों में इस देश में मुस्लिम आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, जो बर्बर थे, जो एक तरह से कहा जाए भारतीय जो एक युद्ध कौशल और दूसरे जो तमाम एक पैरामीटर्स थे उनकी तुलना में वो ज़्यादा शार्प लोग थे। और जाहिर सी बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप युद्ध में तो सब कुछ जायज होता है। वहाँ भारतीय जो राजा थे, जो खासकर जो हिंदू थे, वो पराजित हुए। मुसलमानों ने इस देश के कुछ कुछ हिस्सों में, और उसमें कुछ हिस्से तो बहुत बड़े, कुछ साम्राज्य तो बहुत विशाल हो गए, 500-700 साल शासन किया, 800 साल शासन किया दिल्ली में। लेकिन जो वामपंथी इतिहास रचा गया उसमें कहा गया कि ऐसा बताया गया कि जैसे लगा कि हिंदू जीवन में कभी राज किया ही नहीं, वो हमेशा गुलाम रहा, और इसको घोट घोट के बच्चों को पढ़ा दिया गया। ये 500 साल का मुगल इतिहास या जो मुस्लिम शासन था उसको उतना ही वेटेज मिला जितना एंशिएंट पीरियड के पूरे 9000 काल के शासन को मिला। भारत की 9000-10,000 साल की सभ्यता जो थी उसको बल्कि कम पेज मिले। 500-700 साल के मुस्लिम जो पीरियड था उसको ज्यादा मिला। मैं फिर उस बात उधर खिंच गई। मैं एक सवाल फिर आपसे कर रहा हूं, तो क्या मान लिया जाए कि यहूदी श्रेष्ठ हैं? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, 2 करोड़ यहूदी, छोटा सा इजराइल, छोटा सा, इतना छोटा कि भारत में तो ना जाने कितने हजार इजराइल आते हैं, या हजार ना आए तो सैकड़ों तो आ ही जाएंगे। वो इजराइल पूरे गल्फ मिडिल ईस्ट को कितनी बार रगड़ दिया पता ही नहीं। जब मन करता है तब वो गोला वोला मार के बैठ जाता है, और पूरा मिडिल ईस्ट सर झुका के खड़ा है कि आओ माई बाप, हमको मारो या हमको बख्श दो। सऊदी से लेके यूएई, जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास तेल का पैसा है, वो दुम दबा के बैठे हुए हैं। तो फिर अगर कहा जाए कि क्या यहूदी बहुत श्रेष्ठ है? सामान्य तौर पे हर एक जो कम्युनिटी है उसका एक चरित्र होता है। जैसे भारत में भी यादवों को, राजपूतों को और तमाम दूसरी जातियों को, मुसलमानों को भी एक मार्शल कौम की तरह देखा जाता है। ये माना जाता है कि ये लड़ाकू कौम है, ये लड़ने वाली कौम है, एक चरित्र होता है। तो मार्शल कौम क्या है, ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? जाहिर सी बात है ना, एक कैरेक्टर है, एक तरह से एडजेक्टिव्स है, एक विशेषण है। उसी तरह से ब्राह्मण्स के बारे में कुछ कहा जाता है, बनियों के बारे में कहा जाता है कि बहुत शार्प लोग हैं। ब्राह्मण्स के बारे में भी कहा जाता है बहुत शार्प है। कुछ हिस्टोरिकल बैगेज भी है कि बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जो लंबे समय से शहरों में निवास कर रही है, तो उनके अंदर शहर में सर्वाइवल के गुण ज़्यादा है। बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जो लंबे समय तक गांव में रह गई। तो सामान्य तौर पे एक पूरी की पूरी यात्रा में बहुत से गुण या वर्चू डेवलप हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक यहूदियों का सवाल है, एक कम्युनिटी
के ऊपर जब बहुत लंबे समय तक अत्याचार चलता है तो वो कम्युनिटी अपने अगल बगल एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेती है। भारत में जैनियों की आबादी बहुत छोटी है, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्योंकि यहूदी माइनॉरिटी में है पूरी दुनिया में, तो उन्होंने बहुत तरक्की की, बहुत मेहनत की। साइंस के लिहाज से सामान्य तौर पे ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है, जो श्रेष्ठता का भाव है, उसको साइंस नहीं मानता है। ये सामान्य तौर पे ये एक मनोविज्ञान बनाया जाता है। अगर आप यहूदियों की सफलता की व्याख्या करेंगे या 57 मुस्लिम देशों की असफलता की व्याख्या करेंगे तो उसके सामाजिक और जो उनके सांस्कृतिक जो उसकी व्याख्या होगी वो ज़्यादा चीज़ों को डिकोड कर पाएगी। आप वहाँ से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि यहूदी तरक्की क्यों कर रहे हैं, यहूदी अजेय क्यों हैं और मुसलमान धोबी घाट की तरह हर जगह पीटे क्यों जा रहे हैं। उसकी व्याख्या उनके सांस्कृतिक डिकोडिंग में मिलेगी। अभी जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो आप उसको इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। कुछ धार्मिक मनाही थी जिस टाइम पे उन्होंने अटैक किया, उसके बावजूद भी उन्होंने किया क्योंकि ये उनके दुनियावी सफलता के लिए जरूरी था। सामान्य तौर पे इस्लाम को मानने वाले बहुत दकियानूस हैं और एजुकेशन को लेके उनकी जो भी समझ है और जो भी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो बहुत ही निम्न स्तर की है। 57 मुस्लिम देशों में एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो टॉप 100 में भी आए। 57 मुस्लिम देशों में रहने वाले उद्योगपति फोर्ब्स और फॉर्चून लिस्ट में नहीं आते हैं। अधिकांश जो मुस्लिम देश हैं वहाँ भयंकर गरीबी है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो दीन में और खासकर धर्म की चोचलेबाजी में उलझे हुए लोग हैं। यहूदियों की श्रेष्ठता की एक बड़ी वजह यह है कि एक तो हिस्टोरिकल बैगेज अगर उनके पास जो इस तरह का उनका अतीत रहा है, हर जगह से एक पीड़ित कौम जो हर जगह एक तरह से अपमानित हुए, हर जगह सताए गए, उनके जीन्स में, उनके मनोविज्ञान में आगे बढ़ने की भूख है। अब आप कहते हैं कि साहब ये यहूदी जीत कैसे जाते हैं? आप जाके चले जाइए अमेरिका में। जो अमेरिकी बच्चे हैं, जो अमेरिकी क्रिश्चियंस हैं, मैं यहाँ पे ठीक है हम एथनिक ग्रुप्स में ही बात कर रहे हैं या धर्म के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो गाजा मार के बैठे हुए हैं। सवेरे सवेरे 5 बजे आप अमेरिका की तमाम हाईवेज और तमाम सड़कों से गुजरेंगे तो आपको मारिजुआना और दूसरे जो तमाम ड्रग्स हैं उनकी महक आएगी सवेरे 6 बजे। तो जो कम्युनिटी सवेरे 6 बजे से ही इतना महान काम में लग जा रही है, अमेरिकन्स के बच्चे जो हैं वो मैथ्स और साइंस में उनकी रुचि बहुत कम है। आज हाल ही है कि सामान्य तौर पे ग्रेजुएट्स नहीं मिलते हैं, तमाम नौकरियों के लिए अहर्ता कम करनी पड़ी। यूएस सरकार को तमाम नौकरियों में जो अहर्ता थी ग्रेजुएशन की, उसको घटा के इंटर करना पड़ा क्योंकि ग्रेजुएट से नहीं मिल रहा है। बहुत पैसा है घर में, बच्चों के पास सोशल सिक्योरिटी है, बहुत तरह की सुविधाएं हैं। जीवन में ये सारे बच्चे कई बार जैसे जीवन में क्या है कि बहुत अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे चले जाते हैं जबकि उनके अंदर वो काबिलियत भी नहीं है। जैसे आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स की पढ़ाई कोई बच्चा करे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सारे बच्चे आर्ट्स एस्थेटिक्स में चले जाएंगे इसलिए क्योंकि वो बहुत आसान है और इसलिए कि वो थोड़ा सा मतलब इस तरह से दिखता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत हाई लेवल पे खड़े हैं, हाई पिच पे खड़े हैं, तो कई बार उसका नुकसान हो जाता है बिना किसी ये पता हुए सेल्फ रियलाइजेशन के कि एक्चुअली में उनके लिए क्या बेहतर है और वो क्या बेहतर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे हालात में ये जो मौके हैं की पोजीशंस के, जाहिर सी बात वो किसको मिलेंगे? इंडियंस को मिलेंगे, चाइनीज को मिलेगा और जूस को तो मिलेंगे क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं।
अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आप जब जाएंगे तो वहाँ पीएचडी करने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं या पीजी में जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें अधिकांश संख्या आपको इन्हीं ज्यूज की मिलेगी, उसके बाद चाइनीज की मिलेगी, उसके बाद थोड़े बहुत इंडियंस भी हैं वहाँ। तो लब्बो लुआब ये है कि और भी तमाम व्याख्याएं हैं। हालांकि दुनिया सामान्य तौर पे इस तरह की घटनाओं की तुरंत फुरत एक व्याख्या कर देती है कि ये तो बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, और जाहिर सी बात है कि इस तरह की व्याख्या को बहुत तेजी से एक्सेप्टेंस पे मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर मैं इसको खारिज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। सामान्य तौर पे मुझे लगता है कि ये बहुत न्यायसंगत व्याख्या नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको अपनी कमियों को स्वीकारना नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपको एक नई कहानी करनी है, और ये नई कहानी आपको सूट करती है। ये नई कहानी आपको सूट करती है कि भाई ये तो कौम ही एकदम से अलग है, ये तो बहुत पावरफुल कौम है, ये तो बहुत ताकतवर कौम है। हर दौर में हर कम्युनिटी ने कई बार बहुत बेहतर किया है। आप सोचिए 6वीं से 11वीं सदी तक पूरी दुनिया में मुसलमानों ने साइंस में, मैथ्स में बहुत तरक्की की, और उसका परिणाम क्या रहा कि पूरी दुनिया में उन्होंने राज किया। लेकिन उसके बाद वो फिसड्डी हो गए मैथ्स और साइंस में, और उसके बाद पूरी दुनिया में पिछड़ते चले गए। पूरी दुनिया की सबसे डरपोक और सबसे फिसड्डी कौम बन के रह गए। यही हाल हिंदुओं का भी रहा। एक दौर में हिंदू जो है, या जो भारतीय संस्कृति के लोग हैं, वो बहुत अग्रणी थे मैथ्स में, साइंस में, बाकी चीज़ों में। उसका परिणाम ये रहा कि वो पूरी दुनिया को दिशा देते रहे। भारत सोने की चिड़िया कही जाती रही। फिर धीरे धीरे एजुकेशन से मोह भंग हो गया, तमाम कुरीतियां आ गई, और उसका परिणाम ये होगा कि हम गुलाम हो गए। जूस की स्थिति भी यही है। आज वो पूरी दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया में वो आगे हैं। लेकिन ये जो एथनिक ग्रुप्स तमाम, उनकी श्रेष्ठता का जो दावा किया जाता है, उसमें कोई बहुत वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है। अब ये अलग बात है कि इस दुनिया में कुछ भी 100% सत्य या 100% असत्य नहीं होता है। बहुत जजमेंटल हो जाना किसी भी बात को लेके, या ये कह देना कि बहुत हायरार्की क्रिएट कर देना, जनरलाइजेशन कर देना, ये बहुत अवैज्ञानिक बात है। अरब में भी गधे होते हैं, अरब में सिर्फ घोड़े थोड़े ना होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत से जूस भी ऐसे हैं जो बहुत ही एवरेज लोग हैं। बहुत से लोगों के अनुभव में रहे हैं। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि बहुत एवरेज जूस हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे जूस बहुत महान हैं। सामान्य तौर में भारत में जैनियों का मैं बड़ा प्रशंसक रहा। मैंने कुछ जैनियों को देखा जो बहुत ही दरिद्रता की स्थिति में जी रहे हैं जीवन। तो इसका मतलब तो नहीं कि सारे के सारे जैनी अमीर होते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे ब्राह्मण्स को देखा है जो अपना मूल जो उनका चरित्र है उसके बहुत ही निगेटिव है। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य तौर पे जनरलाइजेशन जैसी चीज़ों का कोई बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन एक सांस्कृतिक तौर पे एक डोमिनेंस का एक पूरी साइकोलॉजी है जिसे रचा जाता है। आप लंबे समय तक अगर किसी को बताएं कि ये फलाना कम्युनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस कम्युनिटी के सामने आने पे आप साइकोलॉजिकल जो है आप दबाव फील करने लगते हैं। भारत के साथ भी यही हुआ। भारत में खासकर जो इतिहास पढ़ाया गया, मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ, उसमें पिछले 30-40 सालों में इस तरह का खेल खेला गया, और ये बहुत खतरनाक खेल था। ये दुनिया में कोई भी कम्युनिटी, उसको ईश्वर ने श्रेष्ठ बना के नहीं भेजा है। हाँ, वो अपनी मेहनत से, अपनी जो मेधा है, मेहनत है, और माया जो रचते हैं वो कोई कम्युनिटी रचे, उससे वो श्रेष्ठ बन जाती है। उससे वो पूरी दुनिया को एक तरह से मुट्ठी में कर लेती है, पूरी दुनिया पे राज करने लगती है। उसकी अपनी मेहनत है। तो आज के उजागरी के संवाद में बस इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करें, देखते रहें। नमस्कार।